Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, we have started chapter number 15, homeostasis जिसका नाम है, और आज जो हम इसका टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, it is about osmoregulation in animals. Alright, तो इसका स्टार्ट करते हैं एक important short question से. Alright, the topic is osmoregulation in animals. जानवरों के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट्स को बैलेंस किस तरह से किया जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन. ओके, अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखिएगा कि सबसे पहले नंबर पे जिस टॉपिक का हम आगाज करने जा रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके साथ ही साथ प्रीवियस सेशंस में हम देख के आए कि प्लांट्स ने अपने अपने एनवायरनमेंट के एतबार से डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिए. इसी तरह एनिमल्स जो हैं इनको बुनियादी तौर पे हम दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. All right, now these animals are isotonic to their external environment. सबसे अहम बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है यहां पे, इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए. These animals are isotonic to external एनवायरमेंट. ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने तीन तरह की डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी हुई हैं: हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट एंड आइसोटोनिक एनवायरनमेंट. तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर हमें पता है कि देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ वाटर और सोल्यूट्स. तो यहां पे भी यही बात आपने याद रखनी है कि ये वो एनिमल्स हैं जो आइसोटोनिक है अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से. तो इसका मतलब यह है कि इनको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट की नैरो रेंज मेंटेन करने के लिए कोई खातिर खा तरीकाकार या स्ट्रेटजीज या मैकेनिज्म डेवलप नहीं करना पड़ेगा. ऑलराइट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. इसी चीज को अगर हम आसान लफ्जों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं these animals do not actively regulate their internal osmotic conditions. यहां पे एक और पॉइंट का इजाफा कर रहा हूं मैं आपके लिए. The internal osmolarity and osmotic pressure is kept same as in surroundings. Alright students, अब ये तीन पॉइंट्स मैंने यहां पे मेंशन कर दिए हैं. इस सारे के सारे टॉपिक की एक ही बात समझने वाली है, और वो ये कि ये वो एनिमल्स हैं जो अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादा तगोदो नहीं कर रहे. अगर बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन हाई हो रही है तो ये अपनी बॉडी के अंदर भी सोल्यूट कंसंट्रेशन को हाई कर लेंगे. अगर बाहर सोल्यूट कंसंट्रेशन लो हो रही है तो ये अपनी बॉडी के अंदर भी सोल्यूट कंसंट्रेशन को लो कर लेंगे. ऑलराइट, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर ऑस्मोकन्फॉर्मर्स. व्हाइल ऑन द अदर साइड वी हैव ऑस्मोरेगुलेटर्स. ऑस्मोरेगुलेटर्स वो एनिमल्स हैं जो अपनी एनर्जी खर्च करके अपने इंटरनल होम्योस्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. ऑलराइट, तो हम इनको यहां पे लिख लेते हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स. ऑस्मोरेगुलेटर स्टूडेंट्स, अब यहां पे इनको मेंटेन करना पड़ रहा है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट. तो इसका मतलब ये है, सबसे पहला पॉइंट तो यहां पे यही बनेगा कि they have different internal solute and solvent concentrations as compared to the external environment.
they maintain internal solute and solvent concentrations in narrow range, all right, और फिर active transport is involved, all right. इसको हम कहते हैं एक्टिव रेगुलेशन। एक्टिव रेगुलेशन किस मैकेनिज्म का नाम है बुनियादी तौर पे कि अगर अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बाहर उससे भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी हुई है, तो इसका मतलब है अब सॉल्ट्स को अंदर से उठा के बाहर फेंकना है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या चाहिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी किसी पार्टिकल को, किसी आयन को, किसी मॉलिक्यूल को लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजा जाता है विद इन द लिविंग सिस्टम्स, तो वहां पे एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी खर्च की जाती है और उस एटीपी की कॉस्ट पे इन मॉलिक्यूल्स को अंदर से उठा के बाहर भेज दिया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एक्टिव रेगुलेशन, ऑलराइट। तो इसी बुनियाद पे ऑस्मोरेगुलेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। ऑस्मोकन्फॉर्मर्स की एग्जांपल स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम आते हैं ऑस्मोरेगुलेटर की एग्जांपल की तरफ। यहां पे आप याद रख लीजिएगा स्पॉन्जेस, ऑलराइट, एंड स्क्विड्स। इसी तरह ऑस्मोरेगुलेटर्स में आप ह्यूमंस को शामिल कर सकते हैं, ऑलराइट, एंड अदर हायर वर्टिब्रेट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां तक हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है और ये दो बुनियादी ग्रुप्स हमने बनाए अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट कि वो जानदार जो एक्टिवली रेगुलेट नहीं कर रहे ऑस्मोकन्फॉर्मर्स हैं, बदलती हुई कॉन्सेंट्रेशंस के साथ अंदरूनी माहौल को भी बदल लेते हैं। लेकिन ऑस्मोरेगुलेटर्स, इन्होंने अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखना होता है एक नैरो या फेयरली कांस्टेंट पॉइंट के इर्द गिर्द, उसके अराउंड, तब जाके इनका काम मुकम्मल होता है। ऑलराइट, तो ये हैं ऑस्मोकन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स। नेक्स्ट उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स का जिक्र आ रहा है इसी टॉपिक के अंदर कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में एनिमल किस किस तरह से इस मैकेनिज्म को अपनाए हुए हैं कि वो अपनी जिंदगी के सर्वाइवल को मुमकिन बना के रख सकें। ऑस्मोरेगुलेशन in different environments. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लांट्स दुनिया के बहुत सारे हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, इसी तरह एनिमल्स भी बहुत सारे डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अब यहां पे हम स्टार्ट अगर करें क्लासिफिकेशन के एतबार से, तो हमें इनवर्टिब्रेट्स भी नजर आते हैं, फिर उसके बाद लोअर वर्टिब्रेट्स भी नजर आते हैं, फिर उसके बाद हायर वर्टिब्रेट्स भी नजर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि क्लासिफिकेशन एंड हैबिटेट, ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है और उसके साथ ही साथ क्या क्या मैकेनिज्म्स उसने अपने ऊपर अडॉप्ट किए हुए हैं ताकि वो उस तरह के एनवायरनमेंट में ज्यादा देर सर्वाइव कर सके। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सबसे पहले नंबर पे इनवर्टिब्रेट से। इनवर्टिब्रेट्स, द एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स। ऑलराइट, इनवर्टिब्रेट्स के लिहाज से स्टूडेंट्स एक ही जुमला आपकी बुक में लिखा गया है और इसी को आपने याद रखना है। Most of the invertebrates are osmoconformers. Alright, यानी कि ये जिस तरह के भी एनवायरनमेंट में पाए जा रहे होंगे अपनी इंटरनल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस को एक्सटर्नल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस के साथ मैच कर लेंगे, सेम रखेंगे और ज्यादा देर सर्वाइव करेंगे। फिर उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल हमने यहां पे डिस्कस करनी है, दैट इज अबाउट हैगफिश। ओके, कार्टिलेजिनस फिश हैं, ईल लाइक या स्नेक लाइक नजर आते हैं और इनके अंदर भी यही खसूसियत रिपीट होगी
they keep their internal solute concentrations isotonic to external concentrations. ऑलराइट, इसे क्या मुराद है कि ये भी अपने आप को बैरूनी माहौल के एतबार से सेट करके बैठे हुए, इनको भी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती फॉर देयर ऑस्मोरेगुलेशन. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट हो रहा है, एंड दीज आर द कार्टिलेजिनस फिश. ये सब के सब एनिमल्स हैं कहां पे मौजूद? मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि समंदर में पाए जाने वाले. ओके, अब अगर समंदर में पाए जाने वाली कार्टिलेजिनस फिश की हम बात करें तो स्टूडेंट सी का जिक्र आते ही आपके ज़हन में फौरन आ जाना चाहिए कि द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड सोल्यूट्स. तो इसके लिहाज से इनकी बॉडीज को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बिकॉज दे आर नॉट ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स. अब ये किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे हैं, इसको हम वन बाय वन देखते जाते हैं साथ साथ. सबसे पहले नंबर पे दे कीप लो solute concentration as compared to C's concentration. ओके, समंदर के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन समंदर के पानी में हमेशा ज्यादा होती है और उसके मुकाबले में इनकी बॉडीज के अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. तो यहां से एक अंडरस्टूड फिनोमेनन आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है कि जहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और जहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो होती है उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. तो इसका मतलब है कि वहां पे पानी ज्यादा होगा. ऑलराइट, फिर इसी के साथ इसको मेंटेन करने के लिए ये मछलियां क्या कर रही हैं? दे कीप ऑन excreting salts through kidneys. All right, गुर्दों के जरिए, यानी जो पानी इनकी बॉडी के अंदर है उसमें से सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को हाई करके यूरिन के साथ खारिज कर दिया जाएगा. फिर इसके साथ ही साथ दे हैव अदर एडाप्टेशंस. secrete salts थ्रू गिल्स. गिल फड़ों के जरिए नमकियात को खारिज किया जाएगा. ऑलराइट, और इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज क्लोराइड सेल्स. ऑलराइट, क्लोराइड सेल्स को इस्तेमाल करते हुए अंदर के नमक को बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा और उससे छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा, क्योंकि हमने शुरू में यह कहा है कि दे हैव टू कीप देयर इंटरनल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशंस लो एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल कॉन्सेंट्रेशन. फिर इसके साथ एक और एडिशनल स्ट्रक्चर इनके पास मौजूद है, दैट इज नोन एज रेक्टल ग्लैंड. ऑलराइट, रेक्टल ग्लैंड, इसके नाम से आपको समझ आ जानी चाहिए, इट इज रिलेटेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, रेक्टम जिसको हम कहते हैं. अब रेक्टम के अंदर इन ग्लैंड्स का क्या काम है कि वो तमाम नमकियात जिनको एक ही वक्त में खारिज किया जाता है उनको सिक्रीशंस के फॉर्म में या सोल्यूशन की फॉर्म में, इसको हम कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की फॉर्म में जाते हुए फूड के साथ इजेस्ट कर दिया जाएगा. ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? इजाफी नमकियात से बॉडी को छुटकारा दिला रहे हैं. ऑलराइट, फिर उसके साथ स्टूडेंट्स एक और अहम बात, सम फिश रिटेन यूरिया in their bodies. Alright, अंदर की कंसंट्रेशन को बाहर के एनवायरनमेंट के एतबार से बैलेंस रखने के लिए ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को थोड़ी देर के लिए बॉडी में रिटेन कर लिया जाए. लेकिन यूरिया चूंकि टॉक्सिक होता है, ज्यादा देर बॉडी के अंदर रहेगा तो जहरीलापन पैदा कर सकता है, इस वजह से इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अनदर लेस टॉक्सिक फॉर्म जिसका नाम है ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, which is later on
converted to a less toxic form trimethyl amine ऑक्साइड। फिर इसके बाद हमने ये याद रखना है कि इसके अलावा एक और एडेप्टेशन हमें नजर आ रही है कि गिल्स के थ्रू सॉल्ट्स को और अमोनिया को एक्सक्रीट कर दिया जाता है ताकि बॉडी के अंदर कम से कम नमकियात ज्यादा देर के लिए स्टे करें और इंटरनल कॉन्सेंट्रेशन को, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा कम रखा जाए एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की है अभी कार्टिलेजिनस फिश की। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ रहा है, दे आर बोनी फिश। अब बोनी फिश के अंदर सबसे पहले तो एक एमसीक्यू स्टेटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स। ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि वो मेरीन बोनी फिश जो समंदर में पाई जा रही हैं वो बुनियादी तौर पे उन एंसेस्टर से बिलोंग करते हैं कि जो दरियाओं में या नदी नालों में या जोहड़ तालाबों में मौजूद थे। फिर उनको वहां से डिसेंड होते हुए आहिस्ता आहिस्ता समंदर का रुख किया इन्होंने और फिर ये मेरीन बोनी फिश कहलाई। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह है कि बोनी फिश का ओरिजिन कहां से है? फ्रेश वाटर फिश से, और फिर उसके बाद ये समंदरों में बसेरा करके बैठे हुए हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद स्टूडेंट्स इनके अंदर जो एडेप्टेशंस आपने याद रखनी है, एक तो वही बात कि बहुत ज्यादा सॉल्ट्स को एक्सक्रीट करेंगे और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन। ऑलराइट, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करके खारिज किया जाएगा ताकि पानी को कोशिश की जाए कि रिटेन कर लिया जाए और नमकियात को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू और एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी से खारिज करना जरूरी है। ऑलराइट, ये हमने स्टूडेंट्स जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी हैं, दीज आर ऑल अबाउट द मेरीन फिश। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी इनवर्टिब्रेट्स, हैग फिश, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश जिनका हमने जिक्र किया है, ऑल ऑफ दीज मेंबर्स दे आर फाउंड इन मेरीन एनवायरनमेंट, यानी कि समंदरों में पाए जाने वाले जानदारों की खसूसियात को स्टडी किया है हमने। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है? द फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स जहां पे जानदार मुकम्मल तौर पे खुश्की पे ट्रांसफर हो चुके हैं। इसकी डिटेल्स नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है दैट इज ऑस्मोटिक फ्लडिंग। ओके, इसका क्या मतलब है कि बहुत ही ज्यादा अबंडेंटली पानी चूंकि इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में मौजूद है तो वहां से पानी फ्लो करके अंदर आएगा और अंदर से जाते हुए बहुत सारे सोल्यूट्स को जो कि सेल को या बॉडी को जिनकी जरूरत है उनको भी जाते हुए साथ ले जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहां पे जिक्र करेंगे प्रोटोजोआ का। ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ में जो दो एग्जांपल्स आपकी बुक में ली गई हैं, द फर्स्ट वन इज अमीबा एंड द सेकंड वन इज पैरामीशियम। ऑलराइट, ये दोनों यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स हैं और इनके अंदर खसूसियत ये है चूंकि ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके इंटरनल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई होगी एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके लिए क्या किया जाता है, इनके सेलुलर लेवल पे ये एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन हमें नजर आती है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स डेवलप कर लिए हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज एक्टिवली पंपिंग वाटर फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इनका क्या काम है कि पानी जितनी स्पीड के साथ या जितनी मर्जी तेजी से अंदर दाखिल हो रहा है उस पानी को फौरन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पैक करना और फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को जाके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा देना और पानी को एनर्जी की कॉस्ट पे बाहर निकाल देना। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे भी एक्टिव रेगुलेशन चल रही है, सो दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑलराइट, फिर इसके साथ स्टूडेंट्स मैं यहां पे इसका नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए कि दे आर ऑस्मो रेगुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल
vacuoles by pumping out excess water. All right. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज हम यहां पे देखने जा रहे हैं, we have to talk about the fish that live in fresh water. Okay. Freshwater fish. अब फ्रेश वाटर फिश का थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहां पे पता होना चाहिए कि जो मरीन वाटर में मछलियां पाई जा रही थी, उन मछलियों में तो यह खसूसियत हमें नजर आ रही थी कि बाहर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हाई है, अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वहां पे इन्होंने पानी को बचाना था. ऑलराइट. लेकिन फ्रेश वाटर फिश के पास पानी ज्यादा कसरत से मौजूद है, अपने इर्द गिर्द अबंडेंट वाटर अवेलेबिलिटी में रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इनके पास पानी बहुत ज्यादा है और इनको पानी बचाने की जरूरत नहीं है बल्कि सॉल्ट्स को बचाने की जरूरत है. तो उसके लिए 2 पॉइंट स्टूडेंट्स मैं यहां पे मेंशन करता हूं. द फर्स्ट वन इज एक्टिवली पंप आउट वाटर through gills. All right. फिर उसके साथ dilute urine in large quantities. All right. वहां पे समंदरी मछलियों को क्या करना पड़ता है? पानी को बचा रहे हैं और नमकियात को खारिज कर रहे हैं. यहां पे नमकियात को बचाना है और पानी को खारिज करना है, तो इस वजह से डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस किया जा रहा है और वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में. फिर जो नमकियात खारिज हो रहे हैं या जाया होने का खतरा है, उनको किस तरह से कंपेंसेट किया जाता है, ये भी स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख लेते हैं. सॉल्ट लॉस इज कंपेंसेटेड बाय uptake of salts through gills or skin and by eating salty food. All right. तो इन जराए से नमकियात की कमी को पूरा कर लिया जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो रहे हैं टू द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी कि खुश्की वाला माहौल. टेरेस्ट्रियल खुश्क माहौल को हम कहेंगे. अब यहां पे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी मौजूद है, तो उसी लिहाज से हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी खुश्की वाला माहौल. ओके. यहां पे स्टूडेंट सबसे अहम बात यह जानना जरूरी है कि वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सामना तमाम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को करना पड़ रहा है. तो इसी प्रॉब्लम को हम बोर्ड के ऊपर लिख भी लेते हैं और याद भी रखिएगा इसको साथ ही. द प्रॉब्लम इज evaporative loss of water inside the body. क्योंकि हमारी बॉडीज के अंदर वाटर की एक बड़ी परसेंटेज मौजूद है, तो सबसे ज्यादा मसला भी यही है कि कहीं वाटर एवेपोरेट ना हो जाए और हम डिहाइड्रेट ना हो जाए. तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ एडेप्टेशंस दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हम जिक्र यहां पे कर रहे हैं आर्थ्रोपोड्स का. आर्थ्रोपोड्स के अंदर स्टूडेंट्स वाटर बैरियर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ वाटर बैरियर इन द फॉर्म ऑफ waxy exoskeleton. ऑलराइट. यानी इनका जो बैरूनी ढांचा होता है, जो इनके ऊपर खौल बना हुआ है,
वो एक्सोस्केलेटन है, बैरूनी ढांचा उसको हम कह रहे हैं, और उसके ऊपर फिर वैक्स की एक लेयर है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाइड्रोफोबिक बाहर से पानी को अंदर नहीं जाने देगी तो इसका मतलब ये कि अंदर से भी पानी अंडरस्टूड है कि एवेपोरेट नहीं हो सकेगा। ऑलराइट, तो इस वजह से हमने यहां पे एक टर्म यूज किया वाटर बैरियर, कि ना पानी बाहर से अंदर और ना ही अंदर से पानी एवेपोरेट होकर बाहर जा सकेगा। तो दोनों सूरतों में वाटर बैरियर के तौर पे काम कर रहा है। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ और खसूसियात हमें नजर आती हैं। कौन कौन सी खसूसियात नजर आ रही हैं? सबसे पहले नंबर पे आपके पास स्किन मौजूद है। ऑलराइट, स्किन के नीचे एक हाइपोडर्मल लेयर होती है जो कि फैट्स पे मुश्तमिल है, और फैट्स अंदर वाले पानी को एवेपोरेट होकर बाहर नहीं आने दे रहे ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। ऑलराइट, फिर इसी के साथ इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन अप कर दिया गया बाय डेड keratinized skin, alright, or skin cells। अब इसका मतलब क्या है? केराटिन आपको याद होनी चाहिए, दिस इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन योर हेयर एंड नेल्स। इसी की एक लेयर हमारी स्किन के ऊपर भी मौजूद है जो कि अगेन वाटर बैरियर का काम कर रही है, अंदर से पानी को एवेपोरेट होकर बाहर जाया नहीं होने देती। अब स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचते पहुंचते हमें यह नजर आ रहा है कि तमाम एनिमल्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाए। तो डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए हमें कुछ बिहेवियरल एडेप्टेशंस भी नजर आती हैं, और बिहेवियरल एडेप्टेशंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल आपकी बुक में डिस्कस की गई है, दैट इज द कैंगरू रैट। ओके, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसको याद भी रखिएगा। बिहेवियरल एडेप्टेशन, okay, and that is about kangaroo rat। okay, अब स्टूडेंट्स ये जो कैंगरू रैट्स हैं, इनको कैंगरू रैट पहले नंबर पे तो कहा क्यों जा रहा है? ड्यू टू देयर रिजेम्बलेंस विद द कैंगरू। ओके, हाइंड लिम्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं और जो अपराइट पोस्चर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं व्हाइल एट रेस्ट, तो इस वजह से इनको हम कहते हैं दीज आर कैंगरू रैट्स। अब इनकी जो मिसाल आपने याद रखनी है, That is about their behavioral adaptation, कि रहते कहां पे हैं? सहराओं में या डेजर्टिफाइड हैबिटेट्स के अंदर, तो वहां पे पानी की पहले ही किल्लत है, तो पीने का पानी इतनी ज्यादा फरावानी में दस्तयाब नहीं है। उस सूरत में ये चूहे क्या करते हैं कि सुबह सुबह उठ के, जब अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ होता, तो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। अब वहां से इनको जिन प्लांट्स के सीड्स मिलते हैं उन सीड्स को उठा के तो अपने अंडरग्राउंड बरोज में चले जाते हैं, जहां पे इन्होंने जेरे जमीन बिलें बनाई हुई हैं, सुरंगें बनाई हुई हैं। अब वहां पे जाके ये क्या करते हैं? उन सीड्स को खा लेते हैं। उन सीड्स के अंदर जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मेटाबोलाइज करने से जो वाटर प्रोड्यूस होगा, उस वाटर से ये अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रिटिकल टाइप ऑफ बिहेवियरल एडेप्टेशन, कि पीने का पानी नहीं है तो मेटाबॉलिकली पानी को प्रोड्यूस कर लिया जाए और फिर उस पानी से अपना काम चला लिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपको जो यहां पे याद रखना होगा, दैट इज अबाउट एनहाइड्रोबायोसिस। ओके, एनहाइड्रोबायोसिस को अगर सिंपलेस्ट वर्ड्स में स्टूडेंट्स में आपके लिए एक्सप्लेन करूं तो इसको हम कह सकते हैं इट इज द सर्वाइवल इन डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस। ओके, इसका मतलब क्या है कि वो जानदार जो इंतहाई डेजिकेटेड एनवायरनमेंट्स या कंडीशंस का सामना करें तो उनको भी अपने सर्वाइवल के लिए बाज़ औक़ात कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप करने पड़ते हैं, जिनमें वो पानी की मौजूदगी को पॉसिबल ना देखते हुए इस फेज में चले जाते हैं कि अपने इंटरनल टिश्यूज वगैरह की डेथ करवा देते हैं समटाइम्स, जिसको हम एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस वगैरह में जाके डिटेल से पढ़ेंगे। प्रोग्राम्ड सेल डेथ की तरफ चले जाते हैं और सिर्फ उन हिस्सों को बचा लिया जाता है कि जो पानी के बगैर भी ज्यादा देर सरवाइव कर सकेंगे। फिर उसके बाद जब कभी भी पानी अवेलेबल होगा तो ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस मैकेनिज्म को या इस सर्वाइवल स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहीं तक आज के इस सेशन को खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।